मैं पवन सर, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय। विद्यार्थी मित्रों, पाठ 5 आय और खर्च की संकल्पना की हम चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आय की संकल्पना। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है आय की संकल्पना। सबसे पहले हम देखेंगे पूंजीवादी बाजार में जो व्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य महत्तम लाभ का होता है। किसका होता है? लाभ कमाना। अगर किसी व्यापारी को, किसी उत्पादक को, विक्रेता को लाभ नहीं मिलेगा तो कोई भी प्रकार का व्यापार करेगा नहीं। इसलिए आय की संकल्पना का ख्याल अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। किसके? आय की जो संकल्पना का ख्याल है उसके अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। पीढ़ी की कुल आय उसके कुल खर्च से अधिक हो तो पीढ़ी की कुल आय उसके कुल खर्च से अधिक हो जाए तो पीढ़ी को लाभ प्राप्त होती है, और यदि पीढ़ी के निर्णय से पीढ़ी की कुल आय उसके कुल खर्च से कम हो तो पीढ़ी को क्या होती है? हानि का सामना करना पड़ता है। हानि मतलब घाटा उठाना पड़ता है। अब इस परिस्थिति में क्या होता है कि जब उसे घाटा उठाना पड़ता है तब लाभ के विश्लेषण में कुल आय की अपेक्षा औसत आय और सीमांत आय के ख्याल अधिक महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। इसलिए हम सर्वप्रथम कुल आय, औसत आय और सीमांत आय की संकल्पना को समझेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुल आय का एक पॉइंट दिया हुआ है और कुल आय को हम पहले समझेंगे। पीढ़ी उत्पादित इकाइयों को बेचकर, पीढ़ी मतलब जो उत्पादक है वह जो भी उत्पादन किया है उन इकाइयों को बेचकर जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे आय। क्योंकि जो उत्पादक है, जो उत्पादन करने वाला, उसने जिन वस्तुओं का उत्पादन किया है उसे क्या करता है? बेचता है। बेचने के बाद उसे मुद्रा मिलता है। किस में? रुपए में। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। पीढ़ी की कुल आय पीढ़ी ने अपने विक्रय में से जो आय प्राप्त होती है उस रकम को कुल आय कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल आय। पीढ़ी की कुल आय हुई, पीढ़ी ने अपने विक्रय में जो आय प्राप्त किया उस रकम को क्या कहते हैं? कुल आय के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, पीढ़ी की कुल आय के आधार पर यहाँ पर दो विषय प्राप्त होते हैं। कौन से? नंबर एक प्रति इकाई कीमत और नंबर 2 कुल विक्रय। प्रति इकाई कीमत और नंबर 2 कुल विक्रय। तो अब ये जो दो पॉइंट प्राप्त हुए, इनके बाद हम क्या करते हैं? एक उदाहरण लेते हैं और इस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के द्वारा कुल आय को समझे। किसके द्वारा? उदाहरण के द्वारा। किसको समझना है हमें? कुल आय को। एक पीढ़ी पेन का उत्पादन करती है। एक पीढ़ी है, वो किसका उत्पादन करती है? पेन का। पीढ़ी मतलब जो उत्पादन करने वाला उत्पादक है वह क्या करता है? वह एक पेन का उत्पादन करता है। देखिए, अब जब पेन का उत्पादन करती है तो पेन की बाजार कीमत प्रति इकाई कितनी है? 50 रुपये। कितनी है? 50 रुपये प्रति इकाई। मतलब एक पेन बराबर 50 रुपये। एक पेन बराबर कितना हुआ? 50 रुपये कीमत पीढ़ी की है। तो कुल विक्रय 100 इकाई की पीढ़ी का कुल आय कितना? अभी कुल पेन कितना बिकना है? 100। कुल कितना पेन बिकना है? 100 पेन बिकना है। ठीक है, और एक पेन बराबर 50 रुपये। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर एक सूत्र लेना है। सूत्र है यहाँ पर कुल आय बराबर बिक्री गुणे में वस्तु की कीमत। ठीक है, अब देखिए, कुल आय तो हमें क्या करना है? ढूंढना है। बिक्री 100, यहाँ पर आपको मिला 100 पेन का। वस्तु की कीमत एक पेन बराबर कितना दिया था? 50 रुपये। ठीक है, तो अब अगर हम 100 का 50 में गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5, 2 जीरो इधर है, 1 जीरो इधर है, मतलब 3 जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया? 5000। कितना आंसर आया? 5000। तो यदि विक्रय की गई इकाइयों में कमी वृद्धि हो, मतलब कभी घटे और कभी बढ़े, अथवा कीमत में कमी वृद्धि हो, चाहे इकाई जो 100 दिया है ये मान लो कि 90 हो जाए या 110 हो जाए, कमी वृद्धि हुई, ये कमी हो गई, ये वृद्धि हो गई, जबकि 100 तो हमने आज यहाँ पे उदाहरण लिया ही है। अथवा कीमत, जो कीमत यहाँ पर 50 रुपये दिया हुआ है,
चाहे ये 40 रुपये हो जाए या 55 रुपये हो जाए, दो में से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर ये देखने को मिले, परिवर्तन हो तो पीढ़ी की कुल आय की रकम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर कीमत घटे या बढ़े तो भी आय में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर वस्तु का विक्रय घटता या बढ़ता है तो भी आय में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों अब हम दूसरे पॉइंट जो औसत आय दिया हुआ है उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। किसी एक पीढ़ी की औसत आय उस पीढ़ी की कुल आय को पीढ़ी के कुल उत्पादन से भाग देने पर प्राप्त होता है। कोई एक उत्पादक है, व्यापारी जो है, उसका औसत आय आपको अच्छी तरह से पता है कि कुल जो भी उत्पादन की गई है, जो खर्च हुआ है, उसका योग करके हमें क्या करना है, गुणा भाग करना है। औसत कैसे निकालते हैं आप पहले भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उस उत्पादक मतलब जो पीढ़ी है कि कुल आय को जो भी विक्रय करने के बाद जो आय प्राप्त हुई, पीढ़ी के कुल उत्पादन से भाग देने पर, पीढ़ी के कुल उत्पादन से भाग देने पर वह आय प्राप्त होती है। अब यहाँ पर भी हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है कि अलग अलग कीमतों पर ग्राहक वस्तु की कितनी इकाई खरीदने के लिए तैयारी दर्शाता है। यह मांग रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? मांग रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। जबकि औसत आय रेखा वस्तु की अलग अलग बिक्री के साथ संबंधित औसत आय को दर्शाती है। क्या करती है? औसत को दर्शाती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि उत्पादक के दृष्टिकोण से जो औसत आय है वही ग्राहक के दृष्टिकोण से क्या है? कीमत है। उत्पादक के दृष्टिकोण से जो औसत आय है वही क्या है? उत्पादक की दृष्टि से, ग्राहक की दृष्टि से उसकी कीमत है। अब यहाँ पर जो हम उदाहरण लेने वाले थे, उदाहरण के तौर पर एक पीढ़ी की औसत आय उस पीढ़ी की कुल आय को पीढ़ी के कुल उत्पादन से भाग देना है। तो यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, औसत आय बराबर कुल आय बटे में कुल बिक्री, जो भी बिक्री की गई है वह। अब यहाँ पर क्या है कि पीढ़ी 1000 पेन की बिक्री करता है। बिक्री क्या करता है? देखो बिक्री, यहाँ पे मैं बिक्री लिख दूँ, बराबर 1000 पेन की बिक्री करता है। ठीक है। और यहाँ पर 1000 पेन की बिक्री हुई, जिससे पीढ़ी की कुल आय कितना हुआ? 50,000 रुपये होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने उदाहरण देखा था कि एक पेन की कीमत कितनी थी? 50 रुपये। एक पेन की कीमत बराबर यहाँ पर अगर हम लगा दें तो 50 रुपये देखने को मिला। अब आपको यहाँ पे अंदाज़ा आ जाएगा, ये सूत्र के आधार पर अगर हम यहाँ पे करें तो देखिए 1000 गुणे में 50, ठीक है, तो 5 एक कम 5, 3 और 1 4, ये हो गया 50,000। तो कुल आय कितनी आई? 50,000। कितनी आई? 50,000। बिक्री कितनी हुई? 1000। कितनी हुई? 1 2 3 0, यहाँ पे कितना बचा? 50। ये क्या आया? औसत आय। क्या आया? औसत आय। तो उत्पादक के लिए जो औसत है, ग्राहक के लिए वह कीमत होता है। उत्पादक के लिए क्या आया? 50 औसत आय कि प्रति पेन बराबर 50 रुपये, और ग्राहक के लिए क्या होगा? कीमत दर्शाया जाता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों अब तीसरा पॉइंट है सीमांत आय। सीमांत आय की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जब उत्पादन बढ़ता है तो उसके साथ साथ आय बढ़ती है। ठीक है। उत्पादन घटता है तो साथ साथ क्या होता है? आय भी घटती है। देखिए पीढ़ी की औसत आय यह वस्तु की प्रति इकाई विक्रय आय है। ठीक है। जबकि सीमांत आय वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से होने वाली आय है। क्या है? सीमांत आय एक अतिरिक्त इकाई से होने वाली आय है। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से पीढ़ी की कुल विक्रय आय में जो बढ़ोतरी होती है उसे सीमांत आय कहते हैं। देखिए वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से पीढ़ी की कुल विक्रय आय में जो बढ़ोतरी होती है उसे क्या कहते हैं? सीमांत आय कहते हैं। अब कैसे हमें ये देखना है। हमने देखा कि एक पेन की कीमत 50 रुपये, ठीक है। अगर यहाँ पर
1000 का उदाहरण लो, 1000 पेन विक्रय किया गया, ठीक है। 1000 गुणे में 50 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कुल आया कितना, 50,000, ठीक। तो 1000 पेन, अब एक पेन का 1000 गुणे 50 बराबर कितना आया, 50,000 रुपये आया। अब अगर हम यहाँ पर 1000 पेन का उत्पादन था तो 1001 पेन का अगर हम उत्पादन करें और कीमत 50 की 50 हो तो अब यहाँ पर क्या होगा, 50,050 रुपया, एक इकाई बढ़ी 50 रुपये बढ़ा। अगर यहाँ पर हम 999 पेन का उत्पादन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें से 50 रुपये घट जाएगा, 49,950 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49,950 हो जाएगा। एक पेन बढ़ता है तो 50,050 होता है, अगर ये समान रहता है तो 50,000 रहता है। इस तरह से सीमांत आय निकाला जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए और अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा। धन्यवाद।